नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। चलते हैं आज हम लोग पार्ट 4 की तरफ। डेली सेशन 11 बजे आप लोग के लिए ये अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, 11 बजे सवेरे तक में अवेलेबल हो जाता है मेरे दोस्त। थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो वो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। जितने भी आगामी आप लोग के एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीबीटी 2 का हो या सीबीटी 1 का हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल इजी प्रश्न इसमें नहीं मिलेंगे। इजी, मॉडरेट, हाई तीनों लेवल का इसमें प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग सेशन की तरफ। सेशन से जुड़ गए, लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा उस बच्चे के पास जिस बच्चे को मैथ्स में परेशानी आ रहा हो या कोई भी तरह का आपको उसको नोटिफिकेशन प्राप्त करना हो। ठीक है, क्विकली अपडेट्स के लिए मेरे दोस्त तो आपको चैनल टेलीग्राम चैनल से आपको जाकर ज्वाइन होना होगा। वहाँ पे जो भी अपडेट आता है रेलवे विभाग से या कोई भी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको सबसे पहले वहाँ सूचित किया जाता है। ठीक है, आपका सेशन 4 बजे चलता है मेरे दोस्त, डेली 4 बजे। जितने भी पीवाईक्यू 2025 2026 25 26 में जो पूछे गए मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो लेकर महत्वपूर्ण सवाल आप लोग के लिए यहाँ पे अवेलेबल 4 बजे होता है। तो आप सेशन करना, यदि ग्रुप डी का स्टूडेंट है तो वहाँ से सेशन अटेम्प्ट करना आप लोग ना भूलें। ठीक है, चलते हैं हम लोग सीधे प्रश्न की ओर, बिना कुछ विलंब के प्रश्न को करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपकमिंग एग्जाम जितना भी आप लोग के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, तो आप लोग सेशन अटेम्प्ट जरूर करें जिसमें कि 1-2 नंबर बढ़ जाए और मेरिट आप लोग क्रॉस कर जाइए। ठीक है, चलिए पहली प्रश्न की ओर। ये एनटीपीसी यूजी 16/5/2026 शिफ्ट 1 में बिल्कुल रिसेंटली पेपर में पूछा गया पेपर है, प्रश्न है ये। चलिए इसको कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू x दिया गया था, y का वैल्यू आप लोग के सामने दिया गया है। तो बोला गया है आपसे कि x पे पावर z बराबर y पे पावर 6 का जो वैल्यू होगा, मतलब बराबर होगा। ठीक है, तो z का मान क्या होगा आपको बताना है। समझ गए, यानी ये पावर जो है z का मान। तो सबसे पहले x का वैल्यू दिया गया था ना, तो x का वैल्यू हम रखते हैं, क्या दिया गया है, 119 पे पावर 0.49। 119 है ना, पावर पे 6 है मेरे दोस्त, तो 119 हम यहाँ लिख लेते हैं 0.62 और पे पावर 6। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। समझ गए, यदि हम इसको सॉल्व करें तो 119 ये तो यूं ही रह जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा मेरे दोस्त। तो ये गुना हो जाएगा, तो क्या होगा गुना होकर, तो 6 दूनी 12 यानी 3.72 हो जाएगा। ठीक है, आपने बार बार पढ़े होंगे, यदि मैथ्स आप बेसिक से पढ़े हैं मेरे दोस्त तो उसमें आप पढ़े होंगे कि यदि बेस समान हो, यदि कोई भी संख्या का आपका बेस समान हो तो उसका पावर बराबर हो जाता है। ठीक है, समझ गए, एक्स पे पावर यहाँ जेड हो जाएगा मेरे दोस्त, सॉरी यहाँ जेड हो जाएगा ना, जेड है ना, यहाँ पे देख सकते हैं जेड है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0.49 जेड बराबर 3.72। ठीक है, तो जेड का मान क्या हम निकाल सकते हैं, जी हाँ निकाल सकते हैं, 372 49 से डिवाइड, दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव है, तो हम दशमलव उड़ा देंगे। तो यहाँ से जैसे ही भाग करते हैं तो अप्रोक्सली इसको 49 को जो है ना, आप 49 को जो है अप्रोक्सली 50 मान सकते हैं। तो 50 यदि मानते हैं, इसको आप अप्रोक्सली मानते हैं क्योंकि हमको आंसर लाना है। ठीक है, तो कितनी बार में जा सकता है, 8 बार में, 8 बार में ज़्यादा हो जाएंगे, यानी 7 बार में समथिंग कुछ जाएंगे, 7 से प्लस थोड़ा सा जाएंगे। तो 7 से प्लस आपका ऑप्शन नंबर एक ही ऑप्शन है, नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपका रिसेंटली एग्जाम यूजी में पूछा गया था मेरे दोस्त, तो महत्वपूर्ण सवाल था। इन सब सवालों को चाहे तो आप नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न ज्योमेट्री का प्रश्न है मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं। और मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें मात्र 9%, जितने भी सेट मारे थे इसमें मात्र 9% स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिए थे। ठीक है, प्रश्न में कुछ नहीं है, ऐसा सब प्रश्न यदि आपके एग्जाम हॉल में आ जाए, सबसे पहले आप डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। क्या बोला गया डायग्राम में, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर डी सी है। ठीक है, ए बी सी डी एक आपके पास चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के। एक चतुर्भुज हम लोग निर्माण कर लेते हैं, ए बी है, ये ए बी है, ये सी डी है। ठीक है, समझ गए, ई और एफ क्रमशः विकर्ण ए सी और बी डी के मध्य बिंदु है। यानी कि ई और एफ क्रमशः विकर्ण ए सी, यानी विकर्ण ए सी क्या हो जाएंगे, ये विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी के मध्य बिंदु है। यानी कि मध्य बिंदु कहीं ना कहीं ये आएंगे, तो ये मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है ई और एफ, यानी इसको हम ई मान लेते हैं, इसको हम एफ मान लेते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा, आगे प्रश्न ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये ई एफ है आप लोग के लिए, ई एफ ये है, ये बिंदु ई है और ये एफ है। ठीक है, ए बी 24 दिया गया है, यानी ए बी ये 24 दिया गया है, बी सी 62 दिया गया है, बी सी 62 दिया गया है, और डी सी 92 दिया गया है, डी सी 92 दिया गया है, वही ए डी 95 दिया गया है, ए डी 95 दिया गया है, ए डी 95 दिया गया है। तो ई एफ का मान क्या होगा, ये इसका मान क्या होगा, ये जो सेंटर में जो मिल रहा है मेरे दोस्त, इस रेखा का मान, रेखा खंड का मान क्या होगा आपसे पूछा गया। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले मेरे दोस्त ये जो है चतुर्भुज, यदि ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू डी सी यदि है, यदि समांतर है ये, तो कहीं ना कहीं ये समलंब चतुर्भुज इस प्रकार आपको बनाए। ठीक है,
तो जब भी इस प्रकार प्रश्न मिल जाए कि एक चतुर्भुज को विकर्ण क्रॉस कर रहा है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा, ये एक नोट्स को ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही अति महत्वपूर्ण है रहने वाले हैं आप लोग के लिए ये, कि किसी भी समलंब चतुर्भुज में विकर्ण के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई दोनों समांतर भुजाओं के अंतर की आधी होती है। समझ गए? ये की पॉइंट द्वारा आप लिख लीजिएगा, ये प्रश्न 100% बोल रहे हैं कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि किसी भी समलंब चतुर्भुज को विकर्णों के मिलाने वाले मध्य बिंदु क्या ये है? अरे यही तो सेंटर में है ना। ठीक है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड की जो लंबाई, यानी इसका जो लंबाई होगा दोनों समांतर भुजाओं के अंतर के आधी, यानी ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, इसका अंतर यही तो दिया गया है ना, डीसी माइनस ए बी, इसका आधी होता है ई एफ की लंबाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं तो ई एफ की लंबाई क्या हो जाएगी आपके पास, तो यानी समांतर भुजाएं 92 में 24 जाएगा, 92 में 24 माइनस होगा तो क्या आपके पास बचेगा, 68 बचेगा। क्या इसको 2 से डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर 34 आ जाएगा, 34 से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ गए? तो इस प्रकार सवाल को मेरे दोस्त एक बार डायग्राम से यदि आप बना के जाते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगा कहीं। ठीक है, चलें आगे की ओर। या कोई भी परेशानी आप लोग के लिए आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, यदि आप दोस्त ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, यदि आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं तो उसमें से टोटल 22,195 समथिंग कुछ सीटें थी उसमें, 22,195 सीटें टोटल से उसमें है। तो एक मीडिया के जरिए आप लोग के पास एक संदेश आया कि उसमें टोटल जो स्टूडेंट अप्लीकेबल थे, उसमें टोटल स्टूडेंट जो भरे थे फॉर्म, वो 53 लाख के आसपास फॉर्म उसमें डाले गए थे। ठीक है, 53 लाख ने फॉर्म भरे थे, कितने वैकेंसीज में, 22,195 वैकेंसी में। ठीक है, तो उसमें टोटल जो आप लोग के लिए आया पर सीट कंपटीशन मेरे दोस्त 238, एक सीट पे 238 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप किस लेवल तक कंपटीशन है? यही पिछले पिछले वैकेंसी की बात करें तो उसमें 1.15 करोड़ लोगों ने, स्टूडेंट ने अप्लाई किया था फॉर्म, जिसमें कि उसमें वैकेंसी 72,000 के कुछ आसपास था, है ना। तो यानी अब की बार वैकेंसी थोड़ा सा कम है स्टूडेंट, ठीक है, मानते हैं स्टूडेंट कम है, लेकिन जो बच्चे भरे हैं वो सीरियस स्टूडेंट। समझ गए? यानी 22,195 टोटल वैकेंसीज में 58 लाख, सॉरी 58 लाख के आसपास बोल सकते हैं आप, 53 लाख के प्लस ही हैं। यानी एक सीट पे ध्यान पूर्वक सुनिएगा, एक सीट पे 238 स्टूडेंट का कंपटीशन रहने वाले हैं ग्रुप डी में। तो आप लोग मेरे दोस्त बिल्कुल सावधानी पूर्वक से सवाल को सॉल्व कीजिए, और ऐसा सवाल सॉल्व कीजिए जो आप सवाल को छोड़ आते हैं उन सब सवालों को भी सॉल्व करना जरूरी होता है, जैसे कि आपके पास ये सवाल दिया गया है ज्यामिति का। ठीक है, तो ये सब प्रश्न को छोड़ना नहीं है, थोड़ा मुश्किलें लग सकता है लेकिन इसको फेस करना है। मुश्किलें मेरे दोस्त फेस करने से जाएगा, सोचने से नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रुप डी वाले के लिए संदेश था आपका। एक सीट पे 238 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप लोग पढ़ाई करना चालू कर दीजिए, बहुत ही कम समय आप लोग के लिए बचा है। समझ गए? चलते हैं हम लोग आगे प्रश्न की तरफ। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे प्रश्न चलते हैं मेरे दोस्त। ये सीजीएल पे पूछा गया प्रश्न है, एनटीपीसी में भी पूछा गया प्रश्न है। ऐसा बात नहीं है कि जो हाँ एक लिख दिए मेरे दोस्त तो सिर्फ एक ही एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मल्टीपल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, क्या बोला जा रहा था, एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 15 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है। पूरे लेन देन में 35% का लाभ प्राप्त करता है, ये मानते हुए कि एक ग्राहक 15 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक है, ये आपको बताना। तो सीधा साधा इसका हम सॉल्व करते हैं, एक सिंपल इसके दो मेथड से एक मेथड से यदि समझ में नहीं आया मेरे दोस्त तो दूसरे मेथड की ओर चलेंगे हम लोग। ठीक है, इसको 2 विधि 3 विधि बहुत प्रकार से ये सवाल को ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है, सिर्फ बनाने वाले चाहिए। ठीक है, तो आपने परसेंटेज में एक पढ़ा होगा मेरे दोस्त कि सीपी और एमपी जो होते हैं ना, ये 100 ऑफ डिस्काउंट कितना हुआ और 100 ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ, इसके बराबर होते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए, और इसी में यदि ऐड कर दीजिएगा तो कोई वस्तु कितना खरीदा गया, कितना उसके लिए पैसा पेड किए गए, टोटल वस्तु कितनी थी, कितनी उसके पास थी, तो ये हो जाता है। समझ गए? तो अब इसको सॉल्व कैसे करें, सॉल्व करने का तरीका है मेरे दोस्त। सीपी क्या दिया गया है आप लोग के सामने, अरे सीपी क्या दिया गया है, अरे पूछ रहे हैं सीपी क्या दिया गया है आप लोग के सामने, जी नहीं, सीपी बेटे एमपी। ठीक है, बराबर डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है मेरे दोस्त, 10% का डिस्काउंट दिया रहा है, यानी कि इसका वैल्यू 90 के बराबर बचेगा। प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 35% प्रॉफिट कमा रहा है, तो क्या हम 135 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 15 वस्तुएं ही खरीद रहा है, वो 15 वस्तुएं खरीद रहा है जिसमें कि 4 मुफ्त दे रहा है, यानी उसके पास टोटल 19 वस्तुएं जाएगा। तो क्या सीपी और एमपी का यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का रेशियो, जी हाँ आना चाहिए। क्या आना चाहिए देख लेते हैं, 15 नामा 135, 9 से
10, यानी हम बोल सकते हैं गुरुजी सीपी और एमपी जो हो जाएगा 10 और 19 का रेशियो आ गया आपके सामने। ठीक है, 10 और 19 का रेशियो सीपी और एमपी का, यानी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस जो होता है आपका अंकित मूल्य, उसका रेशियो आ गया। तो यही तो पूछा जा रहा था ना कि क्रय मूल्य से कितने अधिक है अंकित मूल्य, तो ये आपका क्रय मूल्य हो गया, ये आपका अंकित मूल्य हो गया। कितने अधिक है? 9 अधिक है। अरे इसी से 9 ही तो अधिक है मेरे दोस्त। क्रय मूल्य एमपी से कितने अधिक है? 9 तो ही अधिक है क्रय मूल्य से। तो 100 पे कितना हो जाएगा? परसेंटेज में खोज रहा है तो 90%, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 90% इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये सवाल इस प्रकार से भी बनाया जा सकता था आपको। ठीक है, तो ये सबसे शॉर्ट मेथड है मेरे दोस्त कि सिर्फ ये आपको याद रखना जरूरी होता है। और परसेंटेज यदि आप पढ़े होंगे तो इसमें साफ साफ ये आप पढ़े होंगे कि सीपी और एमपी का जो होता है मेरे, जो बराबर होता है 100 ऑफ डिस्काउंट, कितना दिया गया डिस्काउंट और कितना प्रॉफिट हो गया उसके बराबर हो जाते हैं ये। ठीक है, यदि आप इसको बनाना चाहते हैं, बेस से बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप सीपी को 100 मान लीजिए, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य आप 100 रुपया मान लीजिए, यानी एक वस्तु जो हम लाएंगे खरीद के 100 रुपया में लाएंगे। ठीक है, तो 19 वस्तु टोटल है, हालांकि आप 15 वस्तु का ही दाम ले रहे हैं, 4 वस्तु मुफ्त दे रहे हैं, टोटल 19 वस्तु तो आप खरीदे होंगे ना, तो 19 वस्तु का क्रय मूल्य क्या निकल जाएगा? तो 1900 निकल जाएगा गुरु जी। तो क्या ये मेरा 1900 सीपी है टोटल वस्तु के लिए? जी हाँ, सीपी है। अब आप टोटल 35% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, हमको मार्क प्राइस अभी नहीं निकालना है, हमको सबसे पहले ये देखना है कि जब हम 1900 रुपया में खरीदे तो 35% लाभ कमाने के लिए कितना में हमको बेचना होगा। तो यानी 35% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा इस वस्तु को, कितना में बेचना होगा? तो 1900 का 35% कितना हो जाएगा? 19 पचे 95 हो गया ना, हाथ में 9 हो गया, 19 या 57 हो गया, यानी 66 हो गया, 665 हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि ये प्रॉफिट है ना। तो 5 6 915 5 7, यानी कि 2525 ये मेरा क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा, यानी ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये मेरा क्रय मूल्य था, ये मेरा विक्रय मूल्य था ना। इतना बात आप समझ गए। हमको निकालना है मार्क प्राइस। कुछ भी आपका मार्क प्राइस होगा प्रत्येक वस्तु का हम एक्स मान लेते हैं। इसमें आप 90% डिस्काउंट दे रहे थे कि 9/10 मान लेते हैं। टोटल 15 वस्तु पे ही तो डिस्काउंट दीजिएगा, 15 वस्तु के लिए ही तो पैसा आप ले रहे हैं। तो यदि इसको बेचिएगा आप 2565 में बेचेगा तो क्या यहाँ एमपी का आ जाएगा रेशियो, आपका एक वस्तु का आ जाएगा मार्क प्राइस। तो चलिए इसका काम करते हैं। 15 से क्या ये जा रहा है? 15 एकम 15, 15 7 105, 15 एकम 15, 9 से जा रहा है क्या? 9 एकम 9, 9 9 81, यानी एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 190। ये एक्स क्या था? यही तो मार्क प्राइस है, यही तो अंकित मूल्य था मेरे दोस्त। अब एक वस्तु का कितना क्रय मूल्य माने थे? 100 रुपया। अंकित मूल्य क्या निकल के आ रहा है? 190 रुपया। कितना रुपया अधिक है? 90%। तो सिंपली यहाँ से जा सकते हैं। आप जिस मेथड से बना सकते हैं मेरे दोस्त, मैथ्स प्रत्येक मेथड से बनते हैं, तो सिर्फ आपको समझना और प्रश्न को बनाना है। तो मेरा सजेस्ट यही रहेगा कि आप इस मेथड से जाएं, यहाँ से प्रश्न को बिल्कुल सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। ये ग्रुप डी में आएगा प्रश्न, कोई ना कोई शिफ्ट में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। यदि इसमें कोई और परेशानी आ रहा है तो आप बोल दीजिएगा, इसका अलग जो कल सेशन लेके आएंगे मेरे दोस्त, एक प्रश्न इसका भी और भी इंक्लूड आप लोग के सामने करते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रश्न को करना बहुत ही जरूरी है। यदि आप ग्रुप डी के लिए एग्जाम दे रहे हैं, एनटीपीसी सीवीटी 2 है, एलपी सीवीटी 2, एलपी सीवीटी 2 में उतना आपका डीपली मैथ्स नहीं जाएगा जहां तक ख्याल है, बाकी बात एनटीपीसी सीवीटी 2 में जाएगा आपका, ग्रुप डी में भी जा सकता है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न बोला गया दोस्त कि धारा के अनुकूल गति 125 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के प्रतिकूल गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक स्थान पर जाने और वापस आने में कुल 25 घंटे लगते हैं, तो नाव द्वारा चली गई कुल दूरी क्या है? तो दूरी आप कैसे निकालते हैं? तो दूरी आप निकालते हैं मेरे दोस्त, चाल क्या है और समय क्या है। समय आप लोग के सामने दिया गया है, चाल दिया गया है, बट चाल दो दिया गया, यानी जाने का भी और आने का भी। तो हम एक काम करते हैं, दोनों का हम औसत चाल निकाल लेते हैं। अरे औसत चाल निकाल लेते हैं ना, औसत चाल निकाल लेते हैं ना। तो आपको हर एक सेशन में हम ये बताएं कि जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो तो जाने में समय और जाने का गति और आने का गति, इसका औसत यदि एवरेज निकालना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो 2xy + x + y, यानी कि जाने की गति और आने का गति गुणनफल 2 से कीजिए और जाने की गति आने की गति को योग करके उससे भाग दे दीजिए। यदि चाल असमान, यदि आपका दूरी असमान रहता, माफ कीजिएगा, यदि आपका दूरी असमान रहता तो फिर आप उसको कैसे निकालते? तो दूरी यदि आपका असमान रहता तो चली गई कुल दूरी कितने समय में, यानी कुल दूरी बेटे कुल समय होता। ठीक है, तो औसत चाल क्या यहाँ से निकल जाएगा मेरा? जी हाँ निकल जाएगा। तो 2xy क्या निकलेगा? तो 2 गुना 125 और y का क्या है 25, दोनों को कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 150। 25 छके 150, 2 तिया 6, यानी बोल सकते हैं 125/3 किलोमीटर प्रति आवर, ये औसत गति है। तो औसत चाल क्या निकला आपका? 125/3 किलोमीटर पर घंटा, कितने समय में? 25 घंटे में। तब दे दीजिए भाग, यहाँ से इजी में निकल जाएगा। तब 25 पंचे 125 के 5, हाथ में 12 हो गए, या 25 दूनी 50 और 12 62, 50 और 12 62 ही होगा ना। हाँ, 2 हाथ में 6, 25 से कम 25 और 6
25 6 31, यानी 3125 बेटे 3 हो जाएंगे। इसको जैसे भाग दीजिएगा तो 3 एका 3 हो जाएगा मेरे दोस्त, और 3 चौके 12, 3 एका 3, 2 पूर्णांक 3। तो यानी इतना टोटल आप लोग के लिए क्या निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा 1041 पूर्णांक 2 बटे 3, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस सवाल को आप बना सकते हैं, तो या तो आप एक्स मान के भी बना सकते हैं। तो हम आपको इसलिए इस मेथड से बनाए कि आपको इसमें आसानी और सॉल्व करने में समय बिल्कुल जाया नहीं जाएगा। इस प्रश्न आप कभी भी देखें, सबसे पहले औसत जो चाल होगा उसका एवरेज जो स्पीड होगा उसकी ओर चलेंगे, एवरेज निकाल के बस टाइम दिया गया था, 4 गुना समय अब दूरी होता है, ये बात आप जानते होंगे। ठीक है, ये प्रश्न दिया गया मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 39 से विभाज्य है। प्रश्न लग रहा होगा आपको इजी। ठीक है, तो वो सॉल्व कीजिएगा तब पता चलता है। एएलपी सीबीटी 2 2025 में पूछे गए प्रश्न है। तो यदि कोई भी संख्या 39 से पूरी तरह विभाज्य है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वो संख्या 3 और 13 से भी विभाज्य होगा, क्योंकि 3 और 13 का मल्टीपल 39 के बराबर हो जाएगा, होगा ना। कोई भी संख्या यदि 4 से विभाज्य होगा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वो संख्या 2 और 2 से भी विभाज्य होंगे, क्योंकि इसका मल्टीपल 4 है। इसी प्रकार किसी संख्या 39 से विभाज्य है तो वो 3 से भी और 13 से भी विभाज्य होनी चाहिए। तो 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता है मेरे दोस्त, कि कोई भी संख्याओं का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्याएं 3 से विभाज्य। तो सबसे पहले 3 का हम चेक करते हैं। तो संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होनी चाहिए, जोड़ लेते हैं। 6 2 8 5 13 13 6 19 19 4 23 23 9 32। क्या 32 संख्या 3 से विभाज्य है? नहीं है, यानी ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसको आप साइड कीजिए, ये नहीं हो सकते। 6 2 8 5 13 13 9 13 9 22 और 2 24 का 24 3 से विभाज्य, हाँ ये हो सकते हैं। समझ गए, ये हो सकते हैं। आगे की ओर चलते हैं तो 6 2 8 8 2 10 7 17 17 7 24 और 24 36, क्या 30 3 से विभाज्य, हाँ यानी ये भी संख्याएं हो सकते हैं। तो यहाँ से पता चल गया मेरे दोस्त पैटर्न यहाँ पे 2 से ज़्यादा है। ठीक है, तो 3 से तो इसमें रूल आपका फॉलो नहीं होगा। 3 से रूल फॉलो नहीं होगा तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है। क्या ऑप्शन बचा है कि आप 39 से भाग दें, लेकिन हम आपको ये भी सजेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, 13 से हमको विभाज्य करना है। कि 13 का विभाजकता का नियम क्या पता है आपको? 13 से कोई भी संख्या को विभाज्य करना है मेरे दोस्त, 6 अंक की संख्या है ना, तो इसके 3 पेयर में डिवाइड कीजिए। 3 पेयर में डिवाइड कीजिए, जैसे 625 3 649 3। अब बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस कीजिए, यानी 649 में 625 को माइनस कीजिए तो क्या बचेगा, 24 बचेगा। क्या, अरे 25 में जाएगा मेरे दोस्त, 24 बचेगा। क्या क्या 13 से ये विभाज्य है? नहीं है, ये नहीं हो सकते। इसी प्रकार 625 में 3 अंक की संख्या छोटी को 0 92 माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, 533 बचेगा। क्या ये 13 से विभाज्य? 13 चौके 52, 13 का 13, हाँ ये 13 से विभाज्य है। इसी प्रकार यदि हम 776 बड़ी संख्या, इसमें 622 यानी 3 पेयर हम बना के माइनस करें तो क्या हो जाएगा, 4 5 1, क्या 154 13 से विभाज्य है? 13 का 13 नहीं है। इसी प्रकार 710 में यदि 622 को माइनस करते हैं मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा। क्या 88 विभाज्य है? क्या 88 13 से विभाज्य नहीं है? नहीं है, एक ही ऑप्शन आ रहा है, 2 नंबर 2 इज राइट आंसर। ठीक है, समझ गए, तो इसका आंसर 2 होगा। तो 13 की विभाजकता का नियम थोड़ा सा आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, यदि मान के चलिए जिस भी स्टूडेंट को विभाजकता का नियम पता नहीं रहता, यानी कोई भी संख्या को विभाज्य होगा या नहीं होगा उसको नियम पता यदि ये नहीं रहेगा मेरे दोस्तों, उसके लिए ये सवाल बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यानी सवाल तो वो कर लेंगे, 39 से भाग वो बेचारे देंगे, सब में 39 से भाग देंगे, बाकी बात सवाल करते करते, समझ रहे हैं ना, समय आपका व्यतीत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको क्विकली अपडेट्स और स्मार्ट तरीका अपनाना मेरे दोस्त, हर एक बार आपको हम बता रहे हैं। चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न को कीजिएगा आप। टोटल 15 प्रश्न दिए जाते हैं डेली मेरे दोस्त, और आपसे ये अनुरोध है कि आप 15 प्रश्न पहले खुद से करके देखिए आप। ठीक है, 15 प्रश्न खुद के करके देखिए और कितना प्रश्न सही हो रहा है, कितना प्रश्न गलत हो रहा है, किस प्रश्न में आपको ज़्यादा मुश्किल है, किस प्रश्न में आपको कम मुश्किल है। जहाँ ज़्यादा मुश्किल है उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, तो इसी तरह आप कोई भी सब्जेक्ट पे पकड़ बना सकते हैं या उस पर आप बना सकते हैं। इस तरह यदि आप भाग जाइएगा प्रश्न देख के तो कहीं आपका नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। ये कड़वा सा कंपटीशन बहुत हाई है इस दुनिया में, इसीलिए आपको तैयारी जोरों शोरों से करना होगा। तो क्या प्रश्न में बोला गया है, प्रश्न में बोला गया कि रमेश 2 अलग अलग परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजनाओं में 25,000 का निवेश करता है, 2 साल के लिए करता है। ठीक है, 25,000 रुपया निवेश 2 साल के लिए करता है। पहली योजना में ब्याज 8% है जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होता है, और दूसरी योजना में 6% प्रति वर्ष है जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। तो दोनों योजनाओं में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा आपको बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है ये रुपये में पूछे गए हैं, ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 2025 में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, रुपये में अंतर है। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट हम परसेंटेज में कितना अंतर आएंगे हम ये देख लेते हैं। तो पहली योजना जो इसके पास था इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा ये बता सकते हैं। तो यदि आप मेरा सेशन अटेम्प्ट करते होंगे तो 8% की दर से 2 ईयर्स के लिए आप पेन नहीं उठाइएगा, आप सिंपल ही दीजिएगा कि पहले सिंपल इंटरेस्ट लिखिए 16
फिर रेट का स्क्वायर कीजिए 8 8 64 यानी इतना परसेंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी योजना में क्या चल रहा है 6% की दर से, टाइम यही है 2 वर्ष, तो क्या हो जाएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं 6 दूनी 12, अच्छे 4 के 36 इतना परसेंट हो जाएगा। ठीक है, यही सब मेथड मेरे और स्टूडेंट से आपको ऊपर उठा के ले जाएगा, यही सब मेथड जिसको आप अपनाइएगा। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर ही तो पूछा जा रहा था, अरे रुपया में अंतर करें, परसेंटेज का अंतर करें, अंतर बराबर अंतर ही तो होंगे। तो ये दोनों का अंतर करेंगे मेरे दोस्त, क्या आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना, फिर क्या आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, यानी अंतर आप लोग के सामने 4.28% का अंतर है। यदि ये पूछता चक्रवृद्धि ब्याज परसेंटेज में कितना अंतर है तो हम आंसर 4.28% दे सकते थे, लेकिन रुपया में पूछा गया अंतर, तो जो आपका इन्वेस्ट किया गया इसी का तो इतना परसेंट निकालिएगा, यही तो रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो आप निकाल लीजिए 25,000 का 4.28% निकाले, दशमलव उड़ाइएगा 2 जीरो, परसेंटेज का मतलब भी 2 जीरो, यानी 3 जीरो 3 जीरो चल गया यहाँ, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, 2 से इसको कटाइएगा, 2 दूनी 4, 2 एक 2, 2 चौके 8, जब इसका गुणनफल कीजिएगा मेरे दोस्त 5 चौके 20, 2 और 5 का 5 2 7, इकाई 2 डिजिट 70 हो जाएगा, 70 एक ही ऑप्शन में, नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, समझ गए, कुछ प्रश्न में नहीं था। अब आप ऐसे नहीं कीजिएगा कि पहली योजना में कितना रुपया हुआ वो रुपया निकालिए, फिर दूसरी योजना में कितना रुपया है वो रुपया निकालिए, फिर जाकर लास्ट में आप रुपया का माइनस कीजिए, ये मत कीजिएगा आप एग्जाम सॉल्व में। ठीक है, यदि ये करते रहेगा तो अगली तैयारी में, अगली एग्जाम्स में तो उसी तरह करने के लिए रेडी रहिएगा आप, समझ गए। चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। आगे प्रश्न में बोला गया है यदि एक्स वाई क्यू माइनस 1 के व्युत्क्रमानुपाती है और जब वाई का वैल्यू 4 रखते हैं ना तो एक्स का वैल्यू 6 हो जाता है, तो वाई का वैल्यू यदि हम 8 रखें तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो एक्स क्या है, एक्स y3 माइनस 1 का व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, ये चिन्ह हटाने के लिए, बराबर चिन्ह यहाँ जाने के लिए एक नियतांक के आ जाएगा। ठीक है, तो के वाई क्यू माइनस 1, यहाँ तक समझ गए आप। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, बिल्कुल यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे, x का मान क्या रखने बोल रहा है, ये x का मान 6, यदि x का मान 6 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाता है मेरे दोस्त, तो y का मान 4 हो जाता है, यानी कि 4 का क्यू 64 माइनस 1 63 हो जाता है। तो यहाँ से k का वैल्यू निकल गया आपका, क्या निकला, 6 18, हाथ में 1 6 के 36 1 36, यानी 378 हो गया। k का वैल्यू आप लोग के सामने 378 निकल गया ना, अरे 378 निकल गया ना k का वैल्यू। अब हम इसी पैटर्न को यहाँ दोहराएंगे, यानी x बराबर के माइनस, यही था ना, x बराबर के बेटे वाई क्यू माइनस 1। अब आपसे बोला जा रहा था कि यदि y का मान हम 8 रखते हैं, यानी y कौन है, y ये है, तो x का मान क्या होगा, x का मान निकालना है, k का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 378, तो 378 आप रखिए यहाँ। y क्यूब क्या है, y दिया गया है ना, 8 दिया गया ना, इस जगह देख सकते हैं y 8 दिया गया है, 8 का क्यूब 512, 512 में 1 जाएगा 511, बस x का मान निकल गया यार यहाँ से। तो इसको मिनिमम भिन्न में यदि आप तोड़ना चाहते हैं तो मिनिमम में इसको आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम में क्या बार में जाएगा, क्या 7 बार में जाएंगे, 7 पचे 35, 7 चौके 28, 7 सत्ते 49, 7 21, यानी 54/73 इज राइट आंसर होगा, 54/73 ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कुछ नहीं था, के का मान हमको निकालना था, वहाँ से इजी वे प्रश्न ये चले आता। ये प्रश्न भी मल्टीपल एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सिर्फ यहाँ अरबी एनटीपी से उतना लिखना मेरे दोस्त जरूरी नहीं होता है, जो भी प्रश्न आप लोग के लिए आते हैं इसमें कहीं ना कहीं पूछे हुए प्रश्न रहते हैं। ठीक है, यह बात आप समझ लीजिएगा। अब आपको बताना है कि इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे, इसमें अनुगामी शून्यों की संख्या के, यदि इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसमें शून्य कितने होंगे, यानी कि इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि 375, इसका ही मतलब होता है मेरे दोस्त कि यदि 375 है तो फिर इसको 374 कीजिए, फिर इसको 373 कीजिए, फिर इसको 372 कीजिए, इस प्रकार इसको करते जाइए जब तक कि ना एक आ जाए। ठीक है, जब तक कि ना एक आ जाए। तो क्या इतना करना मुमकिन है, इतना गुना करना एग्जाम्स में मेरे दोस्त मुमकिन नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय जो है, इसको यदि शून्यों की संख्या निकालना चाहते हैं तो 375 है, इसको 5 से आप डिवाइड कीजिए। पूरी तरह किस बार में जा रहा है, अरे पूरी तरह कितने बार में जा रहा है, तो 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, फिर जो आपका ये निकला इसको यहाँ पे लिखिए 75, फिर इसको 5 से ये पूरी तरह कब जा रहा है, 15 बार में, फिर इसको यहाँ लिखिए, फिर 5 से कटाइए, पूरी तरह कब जा रहा है, 3 बार में। जब तक नहीं 5 से छोटी संख्या बच जाए तब तक आपको छोड़ना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो 75 15 क्या हो गए, 90 और 3 93, तो 93 आपका टोटल इसमें शून्यों की संख्या होगी। ये हाइपर ट्रिक है, इसको आप अपना के रखिएगा और याद रखिएगा, कभी भी कुछ भी दे सकता है। 375 इस एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये रेलवे में भी पूछा गया है मेरे दोस्त, ये रेलवे में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है और बैंकिंग में भी आपको देखने को प्रश्न मिले हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को बड़ा ध्यान, जो भी प्रश्न लेके आते हैं 11 बजे, पर्सनली 11 बजे सेशन में हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, समझ गए। चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ।
मार्टिन ने अपने दोस्तों को 13% नेत्र मार्टिन ही ना, हाँ मार्टिन ने अपने वेतन का 13% नेत्रहीन लोगों के लिए काम कर रहे संगठन को देता है। कितना परसेंट? 13%। याद सिर्फ परसेंटेज रखिएगा, 13%। ठीक है। अपने वेतन का 12% अनाथालय को दिया जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। अपने वेतन का 14% शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को काम कर रहे संस्थान को दिया गया। अच्छी बात है। और अपने वेतन का 16% डॉक्टरल सहायता संस्थान को दिया गया। तो वेतन की शेष राशि उसके पास इतना बची है, तो रुपये बैंक में मासिक खर्च के लिए जमा की जाती है। तो अनाथालय में दान की गई राशि कितनी होगी, ये आपको बताना है। आरपीएफ एसआई सीपीटी वर्ड में पूछा गया प्रश्न। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखना, मान लिए उसके पास वेतन कुछ भी होगा तो पहले 100% होगा। अरे वेतन हमेशा 100% होता है मेरे दोस्त, डेली बताना नहीं होता है। आप 100% वेतन हमेशा आपका 100%, जितना आप वेतन लगेगा उसको 100, यदि उसको कहीं खर्चा करते हैं, बचत करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसको 100% मान के ही करते हैं ना। यदि आपके पास 100 रुपया है तो मेरे लिए वो 100% है। यदि हम 5 रुपया कहीं खर्चा किए तो मेरे पास 90% बचा हुआ है। समझ रहे हैं? तो हमेशा वेतन को 100% मानते हैं आप। तो कितना टोटल आपने दे दिया, खर्चा कितना किए? 13%, 12%, 25%, 25 और 14। अरे 13% किए मेरे दोस्त, 12% किए आप, 14% किए आप, फिर कितना किया आप? 16% किए। तो टोटल कितना परसेंट खर्चा कर दिए थे? 13, 12, 25 और 25, 14, 39। और 39 और 16 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 55%। यानी 55% आप क्या किए? खर्च किए। तो 100% यदि आपके पास था तो बचत आपने कितना किए? तो बचत आपने 45% किए। ठीक है। तो बचत यदि 45% किए तो यही रुपया में तो आप 42,750 रुपया बचत किए। बचत बराबर बचत। तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे क्या पूछा गया है? तो आपसे पूछा गया मेरे दोस्त कि अनाथालय में कितना परसेंट ये दान दिए थे। तो अनाथालय में कितना परसेंट दिए थे? ये 12%। देख रहे हैं ना यहाँ 12%। तो बस आपसे 12% का वैल्यू पूछा गया है, 12% का वैल्यू आपको निकालना था। तो यहाँ से आप 12% का वैल्यू इजी पे निकाल सकते हैं। 3 से जाइएगा तो इसको 15 और 3 चौके 12 चला जाएगा। 15 से इसको साफ कर दीजिए। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 जाएगा ना, 127, 15 अठे 120 और 15 पचे 75, क्या 2850 होंगे। और गुना 4 यदि हम करते हैं क्या हो जाएगा? 5 चौक 20, 2 8 चौक 34, 3 4 दिन 8 दिन 11, 11,400 रुपये ये अनाथालय में देंगे। 11,400 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना था, कितना परसेंट बचत हुआ उसको परसेंटेज में कर देना था, और कितना अनाथालय को कितना परसेंट दिया बस उसका वैल्यू मेरे सामने ला के खड़ा कर देना था। आंसर आप लोग के सामने आ जाता है। ठीक है। चलते हैं, ये प्रश्न मल्टीपल एग्जाम्स में, हकीकत ये मल्टीपल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। हर एक एग्जाम से कोई भी ऐसा एग्जाम्स ना हो कि जिसमें एक भी शिफ्ट में आपको देखने को ना, कम से कम एक शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई भी शिफ्ट में पूछे। क्या प्रश्न? बिल्कुल इजी पे कुछ नहीं है इस प्रश्न में, सिर्फ समझने का आपको फेर है। क्या बोला गया है कि एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 3 और 5 के 7 के अनुपात में। ठीक है। एक बॉक्स में सिक्के थे, कुछ 1 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के, 10 रुपये के सिक्के होंगे। 3 और 5 और 7 के अनुपात में है। पुराने सिक्के का मूल्य 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये है। तो यदि बॉक्स में रखे सिक्कों की कुल कीमत 686 रुपया है तो 10 रुपये सिक्के पुराने सिक्कों की संख्या कितनी होगी बताना। ठीक है। यानी सिक्कों की संख्या आप लोग के सामने दिया गया था 3 और 5 और 7 के अनुपात में। 3 के अनुपात में जो सिक्के की संख्या थे ये सिर्फ 1 रुपया वाले थे। 5 के अनुपात में जो सिक्के थे ये सिर्फ 5 रुपये वाले थे। ये रुपये का वैल्यू है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। और 7 के अनुपात में जो थे, 7 के अनुपात में जो थे ये 10 रुपये के सिक्के थे। ठीक है। यहाँ तक समझ गए। हम मान लेते हैं कि जो अनुपात में सिक्के थे वही हम मान लेते हैं कि उतना ही सिक्के थे उतना ही सिक्के थे। तो 1 रुपया आपका है ये ना, 1 रुपया का सिक्का 3 मिल जाए, 1 रुपये का प्रत्येक सिक्का 3 को मिल जाए तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 3 रुपया हो जाएंगे। ठीक है। 5 रुपये का सिक्का यदि 5 को मिल जाए आपके पास तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये 25 रुपये हो जाएंगे। ठीक है। 10 रुपये का सिक्का यदि 7 को आपको पास मिल जाए तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 70 रुपये हो जाएंगे। ठीक है। तो टोटल कितना रुपया आ गए? तो यानी कि 25 और 3 28, 28 70 98 रुपये। अरे 98 रुपये आए ना, 25 और 3 हो गया 28 और 28 से 3 होगा 98 रुपये। ठीक है। तो 98 रुपये कब आए? यदि आप सिक्कों का रेशियो ये माने, क्या माने सिक्कों का रेशियो? 5 3 8 8 7 15। अरे 15 सिक्कों का संख्या से ही तो 98 रुपये आपके पास आए हुए हैं ना। ठीक है। तो मेरे दोस्त यदि 98 रुपया में सिक्कों की संख्या आप लोग के पास 15 है तो 686 रुपया में सिक्कों की संख्या क्या होगी? यहाँ से आप लोग इजी पे निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। यदि 98 रुपया में टोटल 15 के सिक्के हैं मेरे पास तो 686 रुपया में कितने सिक्के आएंगे? तो क्या ये 7 बार में जाएगा? क्या ये 7 बार में जाएगा? 8 सते 56, 5 और 9 सते 63 और 5 68। हाँ 7 बार में 15 सते 105 सिक्के। अरे टोटल 105 ही तो सिक्के हैं मेरे दोस्त। तो सिक्कों की संख्या आप लोग के सामने तो दिया गया है ना, 3 5 7 के अनुपात में टोटल सिक्के 105 है। बस इसमें वितरित कर दीजिए 8 7
सॉरी 5 3 8 8 7 15 15 7 105, एक का वैल्यू 7 आ गया। तो आपसे पूछा क्या गया है 10 रुपये के पुराने सिक्के, तो 10 रुपये वाला सिक्का कौन सा है, ये 7 के रेशियो वाला तो है, तो 7 7 49, एक का वैल्यू यदि 7 है तो 7 का वैल्यू 49 होगा, तो यही 49 इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। कुछ नहीं था प्रश्न, सिर्फ समझना था आपको प्रश्न में कैसे बनाया जाए, क्या तो यदि आप मैथ्स को मेरे दोस्त समझ के बनाते हैं तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल जीके की तरह आप इसको बना दीजिएगा, ठीक है। तो ये इसका बेस्ट सोल्यूशन है, यदि आप लोग चाहे तो इसका और प्रश्न उठा के आप इसमें बना सकते थे, ठीक है। चले आगे की ओर, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा मेरे दोस्त। कुछ नहीं है इस प्रश्न में, यदि आप मैथ को समझते हैं, यदि आप मैथ समझ के बनाते हैं तो ये प्रश्न कुछ नहीं है। यदि आप देखे लिखना चालू तो इसमें दिक्कत हो सकता है आपको। बोला गया एक अंग्रेजी आधारित कंपनी में एक सहयोगी परियोजना 629 पुरुष थे, 629 महिलाएं थे, यानी पुरुष और महिलाएं सेम है। सभी सभी कर्मचारियों के औसत वेतन 72 है, 72 रुपये प्रति कॉल है, ठीक है, प्रतिदिन 72 कॉल है। पुरुष कर्मचारियों द्वारा हर दिन औसतन 72 कॉल प्राप्त होता है, तो महिलाएं कर्मचारियों द्वारा, अरे जब मेरे भाई औसत बराबर है, औसत 72 है, पुरुष का सॉरी हाँ पुरुष का 72 है और संख्याएं भी बराबर है, तो महिलाएं थोड़ी अलग जाएगा, महिलाएं भी 72 हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है यार, आप बना सकते हैं, आप बनाए होंगे एवरेज प्रश्न में, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ से आप इसमें दे सकते थे। यदि आप यहाँ पे चेंजिंग रहता तो हम एलिगेशन मेथड लगाते, ठीक है। तो वो कभी आगे की ओर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिलहाल के लिए इसका आपका 72 आंसर, कुछ चेंजिंग नहीं हो रहा है ना, पुरुष सेम है, स्त्री सेम है, औसत 72 है, आपका पुरुष कर्मचारियों द्वारा हर दिन औसत जो कॉल प्राप्त होता है वो भी 72 है, तो महिलाओं थोड़ी जब औसत 72 है तो ये भी 72 ही होंगे, ठीक है। ये एनटीपीसी यूजी सीबीटी 1 15/6/2026 जो रिसेंटली पेपर हुए थे, इसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल नया प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। 4 दुकानदार हैं, 1 2 3 4 पर एक कुकर पर अंकित मूल्य समान है, सबका चारों प्रकार का कुकर का अंकित मूल्य जो है वो समान है। कुकर के अंकित मूल्य पहला दुकान जो है, पहला वाला जो है पर जो है इसमें 87% और 37% की 2 क्रमिक छूट देता है, और 2 क्रमिक छूट देता है, ठीक है। दुकानदार दूसरा जो इसमें है जो मेरे दोस्त, दूसरा जो है इसमें 81% 37% का छूट देता है, और तीसरे जो है इसमें 57 और 54% का छूट देता है, और चौथा जो है इसमें 3 क्रमिक छूट देता है, 91 25 59। तो आपको बताना कौन सी दुकान कुकर को न्यूनतम मूल्य पर बेच रहा है, ठीक है। समझ गए, नहीं समझे फिर से समझते हैं। 4 दुकानें था, ए बी सी डी, आप यहाँ देख सकते हैं 4 दुकानें था ना मेरे दोस्त, एक सेकंड, 4 दुकानें था, ए बी 1 2 3 4 दुकानें था। पहली दुकान पे जो क्या बोला, पहली दुकान पे जो कुकर बेच रहे हैं 2% क्रमिक छूट पे बेच रहे हैं, यानी 87% और 37%, इतना समझ गए। दूसरी दुकान पर 81 37% की 2 क्रमिक छूट बोल रहे हैं। तीसरी दुकान पर जब आप गए तो आपको 57% 54% की 2 क्रमिक छूट बोल रहे हैं, और जब आप चौथी दुकान पे गए तो इसमें 3 क्रमिक छूट बोल रहे हैं, 91 25 और 59%। तो आपको ये बताना है, तो आपको ये बताना है मेरे दोस्त कि दुकान किस दुकान में कुकर न्यूनतम मूल्य पे दे देगा, यानी कि आपको किस दुकान में सबसे कम कीमत पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले 2 क्रमिक छूट को एकल छूट में परिवर्तित करना होगा। एकल छूट में यदि आप परिवर्तित करते हैं तो आपको पता है क्या करना होगा, दोनों को जोड़िए, फिर दोनों को गुणा करके 100 से भाग दीजिए, फिर माइनस कीजिए, ये लॉजिक वाले सिस्टम है, ठीक है। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या आ जाएगा, पहले अप्रोक्सली हम जोड़ के देख लेते हैं। तो 7 7 14 के 4 हाथ में 1 8 3 11 1 12, 124% हुआ, लेकिन इससे काफी नीचे चले जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि दोनों को गुणनफल करके 100 भाग देके इसमें घटेगा, यानी 124 से नीचे जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम इसका देखें तो कितना आ जाएगा, 11 11 इतना परसेंट, यानी इससे भी नीचे जाएगा ये डिस्काउंट। इसका हम देख लिए कितना हो जाएगा, 7 1 8 8 3 11, यानी इससे भी ये नीचे जाएगा। इसका इसका हमेशा ज़्यादा होगा, 3 कर्मिक छूट है मेरे दोस्त ना, हमेशा ज़्यादा होगा चौथा नंबर से, डिस्काउंट सबसे ज़्यादा चौथा देगा, यहाँ 3 कर्मिक छूट। चाहे तो आप 3 कर्मिक छूट से भी निकाल सकते हैं, 100 मान के निकाल सकते हैं, या 2 कर्मिक छूट को 2 बार अप्लाई आप कर सकते हैं, जैसे 90 और 91% लगभग कितना हो जाएगा, 6 और 9 2 11, यानी इतना परसेंट से ये कम हो जाएंगे। फिर इसमें से ये दोनों गुणनफल होंगे और 100 से भाग देके जो भी बचेंगे इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो ये कर्मिक छूट आप इजी वे कर सकते थे, और ऐसे भी प्रश्न प्रश्न देख के मेरे दोस्त ये लगता है, प्रश्न देख के भी ऐसा लगता है कि आपका जो होगा ये आंसर ये होगा, ठीक है। क्योंकि 3 कर्मिक छूट दे रहे हैं, यदि आप चाहे तो आप इसमें यदि समय बच जाए तो आप इसमें इसको निकाल सकते हैं एग्जाम सॉल्व में, ठीक है। या ऐसे भी डायरेक्ट आप देख सकते हैं। एग्जामिनर जो प्रश्न सॉल्व करता है मेरे दोस्त कुछ लॉजिकल के साथ करता है, हर एक प्रश्न को बनाना नहीं होता, कुछ लॉजिक उसमें अप्लाई करने होते हैं, ठीक है। चलें आगे की ओर, चलते हैं आगे की ओर। ये प्रश्न भी मल्टीपल एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो बड़ा ध्यानपूर्वक ये प्रश्न को आप लोग देखिएगा, ठीक है। क्या बोला गया है प्रश्न में बोला गया मेरे दोस्त कि पटना एक्सप्रेस दिल्ली से 10 AM यानी 10 बजे सवेरे निकलती है और उसी दिन 7 PM यानी 7 बजे शाम में पटना पहुंचती है। फिर दिल्ली एक्सप्रेस पटना से 2 PM पे निकलती है और अगले दिन 1 AM यानी 1 बजे सवेरे दिल्ली पहुंचती है। तो दोनों ट्रेनें समान मार्ग पर विपरीत दिशाओं में चलती है, तो किस समय मिलेगी ट्रेनें, ये आपको बताना है। ये बहुत फेमस ट्रेन ये चैप्टर है मेरे दोस्त, बहुत फेमस है ये जो रेलवे का चैप्टर ट्रेन
ट्रेन और स्पीड हो गए यहाँ पे, ट्रेन और डिस्टेंस एंड स्पीड हो गए। इस सबसे बहुत सवाल पूछते हैं, 2-3 प्रश्न हर एक आपको शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पटना एक्सप्रेस दिल्ली से निकलती है, उसी दिन पटना पहुंचती है, यानी पटना एक्सप्रेस दिल्ली से निकलती है, यानी पहला स्टेशन यदि दिल्ली मान ले, दूसरा स्टेशन पटना मान लेते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, कहीं भी आज के बाद कहीं आपको दिक्कत इस प्रश्न में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाती है, तो पहली ट्रेन जो जाएगा पटना एक्सप्रेस, अरे पटना एक्सप्रेस जाएगा ना, तो पटना एक्सप्रेस यहाँ से यहाँ जाने में कितने घंटे का समय लेंगे, यानी 10 बजे सवेरे निकल रहे हैं, ये 7 बजे पहुँच रहे हैं, तो यानी 9 घंटे का समय लेंगे यहाँ से टोटल जाने में, 9 घंटे का समय, ठीक है। दूसरा ट्रेन ठीक विपरीत दिशा से निकलती है, वो पटना एक्सप्रेस से निकलती है और दिल्ली रवाना होती है, और दिल्ली के बजे पहुंचती है, 1 बजे पहुंचती है, जो कि 2 बजे यहाँ से निकला था। तो कितने घंटे यहाँ से जाने में लगे, यदि 2 PM पे निकली, यदि ये 2 AM पे पहुंचती तो 12 घंटे, लेकिन 1 घंटा पहले पहुंची है, यानी 11 घंटे, ठीक है। कुछ डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में, आपके पास पता है डिस्टेंस क्या नहीं है, तो आप 1 किलोमीटर मान सकते हैं डिस्टेंस, 1 किलोमीटर आप मान सकते हैं कि इतना आपके पास डिस्टेंस होगा, ठीक है, 1 किलोमीटर आपके पास डिस्टेंस होगा। तो यदि 1 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ तो पटना एक्सप्रेस का चाल क्या आप बता सकते हैं कि पटना एक्सप्रेस का चाल क्या होगा? जी हाँ, बता सकते हैं। चाल होता है दूरी बटे समय। दूरी क्या था? 1 किलोमीटर माने थे, चाल क्या है? 9, यानी इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना एक्सप्रेस चल रहा होगा। वहीं आपसे पूछ दे कि दिल्ली एक्सप्रेस की चाल क्या रहा होगा, आपको पता है? जी हाँ, दूरी बटे समय, यानी 1/11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा होगा। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक आप समझ गए? ठीक है। तो ये दोनों ट्रेनें जब एक दूसरे की क्रॉस करेगी तो उसके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो एक बात पूछना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त, बाद में कौन ट्रेनें निकली थी? दिल्ली वाली निकली थी। कितना बजे निकली थी? 2 बजे निकली थी। ये 2 बजे ही निकली थी ना। अब पहली जो पटना से जो निकली थी कितना बजे निकली थी? 10 बजे निकली थी, ठीक है। तो यानी कि दिल्ली एक्सप्रेस से पहले पटना एक्सप्रेस निकल चुकी थी। तो जितना दिल्ली एक्सप्रेस जितना बजे खुलती है, जय बजे 2 बजे खुलती है, तो इतना समय में पटना एक्सप्रेस कितने किलोमीटर चल रहा होगा? सबसे पहले हमको उसको माइनस करना है, क्या कि वो एक्स्ट्रा चल रहे होंगे। मान के चलिए मेरे दोस्त, एक ट्रेन यहाँ पर खड़ी है और दूसरी ट्रेन यहाँ से यहाँ तक निकल गई, ये यहाँ तक पहुंची तब ये ट्रेन खुली। तो ये जब यहाँ से आएगी मेरे दोस्त, तो यहीं से ना आप काउंटिंग कीजिएगा, जो आके यहाँ पर दोनों ट्रेनें क्रॉस हो, यानी ये आपको जो डिस्टेंस है ये आपको माइनस करना होगा डिस्टेंस। समझ गए आप? ठीक है। तो चलिए हम डिस्टेंस माइनस करते हैं। तो ये 2 बजे निकली, ये 10 बजे ही निकल गई, तो कितना घंटे हो गए? कितना घंटे पहले ये निकला था? 4 घंटे। तो 4 घंटे में पटना एक्सप्रेस कितना चला होगा? अरे 4 घंटे में मेरे दोस्त पटना एक्सप्रेस कितने चले होंगे 4 घंटे में? 4 घंटे में तो डिस्टेंस यदि पटना एक्सप्रेस का 1/9 है, तो 4 घंटे में कितना किलोमीटर चले होंगे? 4/9 किलोमीटर चले होंगे। तो 4/9 किलोमीटर यदि यहाँ तक मान लीजिए चले होंगे, तो शेष दूरी क्या बचेगा? तो शेष दूरी आप 1 मान लेते, तो यानी शेष जो आपका डिस्टेंस बच जाएगा मेरे दोस्त 5/9 किलोमीटर चल जाएगा। इसी के बीच में तो दोनों मिलना होगा। समझ गए बात को? अरे इसी के बीच में दोनों को तो मिलना होगा। और हम जानते हैं कि जब भी कोई ट्रेन एक दूसरे के विपरीत आती है तो चाल हमेशा जुटता है। तो यहाँ से समय क्या निकल जाएगा आपका? समय क्या आएगा मेरे दोस्त? दूरी। दूरी क्या था? 5/9। चाल क्या था? चाल जुटेंगे क्या एक इसमें? जी हाँ जुटेंगे। तो इन दोनों को चाल जुट के क्या होगा? जब क्रॉस इसमें कीजिएगा मेरे दोस्त, 11×9=20, यानी 20/99, यही इसका चाल होगा, यानी 20/99, ठीक है। यदि इसको सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त, तो 5/9 गुना 99/20, तो 9 से 11, 5 चौके 20। यदि आप इसको फर्रे से लिखते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 2 पूर्णांक 3/4, यानी 2 घंटे 3 इतना घंटे का समय लग जाएगा आपको। 2 पूर्णांक 3/4 घंटे का समय लग जाएगा। यदि इसको मिनट में तोड़ते हैं तो 2 घंटे, यदि इसको मिनट में तोड़ते हैं मेरे दोस्त, तो 2 आवर मिनट कितना लग जाएगा? तो इसको ये घंटा है तो इसको 60 से परिवर्तित कीजिए, 15 45 मिनट, यानी 2 घंटे 45 मिनट में ये दोनों ट्रेनें मिलेगी। किससे मिलेगी? जो बाद में चला होगा। जो बाद में कौन चला होगा? पटना दिल्ली एक्सप्रेस। क्या बजे? 2 बजे। 2 बजे जब निकली, 2 घंटे 45 मिनट ठीक बाद ये पहुंच जाएगी, यानी 2 बजे वो निकली थी, 2 घंटे 45, यानी 4:45 पे ये ट्रेनें आपस में मिल जाएगी। ट्राई नंबर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आपको लग सकता है थोड़ा समझाने के लिए, कैलकुलेटिव के लिए आपको किया, बाकी बात बिल्कुल इस प्रश्न में यदि आप बनाने के धुन में हो तो 2 सेकंड में आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। हमने इसमें कुछ नहीं किए थे मेरे दोस्त, सिंपली आप देख सकते हैं दिल्ली से पटना जा रही थी, हम डिस्टेंस मान लिए थे 1 किलोमीटर, इतना घंटा जाने में, तो यहाँ से मेरा चाल निकल गया। तो हम ये समझ रहे थे कि 2 बजे यदि वो निकली, ये 10 ही बजे निकला है, तो ये जब जब वो वहाँ से ट्रेन दूसरी दिल्ली एक्सप्रेस जब खुली होगी ट्रेन, तो पटना एक्सप्रेस कितनी दूरी तय किया होगा? क्योंकि वो डिस्टेंस को हमको माइनस करना, वो फालतू में चले होंगे, तो वो डिस्टेंस को माइनस के कितना चला होगा? 4/9। यदि मान के चलिए ये 4 घंटे पहले, तो 4 घंटे में पी का चाल दिया गया था, 4 घंटे में इतना डिस्टेंस चल चुका था, इसको शेष कीजिएगा तो शेष डिस्टेंस आपका ये बचेगा, इसी पे तो मिलना होगा। तो यही तो आपका दूरी का निर्माण होगा मेरे दोस्त, यही तो आपका दूरी हो गया। तो दूरी बटे चाल हम जानते हैं, तो ये दूरी या बटे चाल। चाल क्या था? जब भी कोई ट्रेन समान डायरेक्शन में आ रहा हो, चाल हमेशा जुटेगा। ये चाल जुट के 20/99 हो जाएगा, तो यहाँ से आप इजी पे इसको निकाल सकते हैं। तो ये मेथड आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, इजी तौर पर हर एक जगह आपका बन जाएगा ये, ठीक है।
चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। इसमें हो सकता है आपको परेशानी, थोड़ा मोड़ा नया यदि आप स्टूडेंट है इस मेथड से बना रहे हैं तो आपको परेशानी हो सकता है, लेकिन आप मानिए ये बहुत सुगम मेथड है, ठीक है। ये आपको हर एक जगह काम आ जाएगा, कहीं भी ये आपको धोखा या परेशानी नहीं देगा। ये आपका प्रश्न है मेरे दोस्त, 3D प्रश्न है। 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस घनाभ को पिघलाया जाता है। पिघलाने की प्रक्रिया में 10% पदार्थ नष्ट हो जाता है। शेष धातु को 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समान घनों में ढाला जाता है। तो इस प्रकार कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं, ये आपको बताना। जब भी कोई चीज को पिघला के दूसरे चीज में कन्वर्ट करते हैं, जब भी कोई चीज को गला के दूसरे चीज में कन्वर्ट करते हैं, जब भी कोई चीज को काट के दूसरे चीज में कन्वर्ट करते हैं मेरे दोस्त, तो हमेशा आयतन बराबर होते हैं, और आयतन को हमेशा आपको बराबर रखना है। समझ गए आप? ठीक है, क्योंकि आयतन परिवर्तित नहीं होंगे ना, जो आयतन उसमें थे वो भी आयतन इसमें ही होंगे। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि एक ठोस घनाभ थे जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया गया था, इसको पिघलाया जाता है। तो सबसे पहले ठोस घनाभ का आयतन कितना था वो हम देख लेते हैं। तो आयतन क्या हो जाता है, ठोस घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा 30, 20, 8, यानी ये आपका क्या हो गया, टोटल इसका आयतन हो गया ना। पिघलने के दौरान प्रक्रिया में 10% नष्ट हो जाते हैं। यदि 10% इसमें बेकार हो गए तो 9% ये तो बचे होंगे वैल्यू। तो ये जो आयतन होंगे इसको बाद में जब घन में हम कन्वर्ट करेंगे तो उसका भी आयतन इसी के बराबर होगा, 10% नष्ट करने के बराबर होगा उसका। यानी कि 4 सेंटीमीटर भुजा है तो घन का आयतन क्या हो जाता है, ए क्यूब। घन का आयतन क्या होता है मेरे, भुजा का क्यूब ही तो होता है। तो भुजा 4 सेंटीमीटर, 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा। अब गुना एन, यानी कितनी संख्या में बनेंगे, क्योंकि इसको बराबर लाने के लिए तो यहाँ भी तो और भी तो होना चाहिए दोस्त, तभी तो बराबर। ये तो मात्र अभी 64 ही है, तो इसको बराबर करना है ना। तो चलते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 8 8 64। अच्छी बात। ये 2 बार में, 2 से ये 4 बार में, 2 से फिर ये 2 बार में, 2 से फिर ये 15 बार में। 15 नमक यानी 2n बराबर 15 आ जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 15 गुना 9 है ना, 15 नमक डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं 135। n बराबर क्या हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, यानी 67.5 है। 67 पूरी तरह से एक समान घन बनेंगे और एक आधा घन बनेंगे, यानी कि लगभग एक प्रकार कुल कितने घन बनेंगे, तो कुल 67 घन तो कन्फर्म है कि बनेंगे। ठीक है, 67 घन, क्योंकि कन्फर्म दिया गया था तो 67 पे हम आंसर जाएंगे। इससे ऊपर भी नहीं दिया गया था ना कम दिया गया था, हमको कन्फर्म पूछा गया कितने घन पूर्ण रूप से बनेंगे, तो 67 घन पूर्ण रूप से बन जाएंगे। ठीक है, समझ गए। तो हमेशा इस प्रकार प्रश्न आए थे, तो कुछ भी आ जाए, यदि बेलन को आपको घनाभ में कन्वर्ट करना है, घनाभ को यदि आपको शंकु में कन्वर्ट करना है, शंकु को गोला में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा आयतन को बराबर रखते हैं, क्योंकि आयतन जो इसका होगा वही आयतन उसका भी होगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आज के लास्ट नंबर प्रश्न की ओर। सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया होगा मेरे दोस्त, थोड़ा सा प्रश्न आज डिफिकल्ट थोड़ा सा थे प्रश्न, तो उसको समझने में हो गए। तो बिल्कुल मस्त प्रश्न थे, जो भी प्रश्न बताए गए हैं बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा, कहीं भी आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न है मेरे दोस्त। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब के तौर पे दे दीजिएगा। ग्रेजुएट लेवल CBT 2 2025 में पूछे गए प्रश्न थे। ठीक है, तो ये प्रश्न कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है, कितना मायने रखता है, आप लोग के लिए जरूर बताइएगा। यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CBT 2 हो, NTPC CBT 2 हो, सबके लिए मेरे दोस्त महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ग्रुप डी के लिए भी महत्वपूर्ण। ग्रुप डी में यदि आप सोच रहे हैं मेरे दोस्त कि ग्रुप डी है और थोड़ा थोड़ा पढ़ के निकल जाएंगे, ये गुजारा हो जाएगा, तो ये आपका सबसे बड़ा भूल है। ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी का मैथ्स मेरे दोस्त दे देंगे ना, दिमाग चक्कर लग के गिर जाएगा, ऐसा ऐसा मैथ्स पूछा जाता है ग्रुप डी में। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पसंद आ गया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जो भी स्टूडेंट जिसको मैथ्स में परेशानी हो रहा है उसके पास शेयर कर दीजिएगा। यदि आप मेरे सेशन पे न्यू है तो आपको कुछ दिन परेशानी का सामना करना पड़ सकता है मेरे दोस्त, क्योंकि मेरा सॉल्व बिल्कुल अलग तरीका का होता है। लेंदी प्रश्न को हम देखना नहीं चाहते हैं मेरे दोस्त, लेंदी पे हम ज़्यादा ये नहीं करते हैं, क्योंकि हमको यानी कोई भी एग्जाम्स में 10-15 मिनट समय हमको बचत चाहिए, उसी में हमको क्लियरिटी मिलता है मेरे दोस्त। और बाकी बात नहीं, यदि समय नहीं बच रहा है तो आप ठीक प्लेटफॉर्म पे हैं, लगातार बने रहिए, मेहनत कीजिए, जरूर मेहनत रंग लाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में। जय